अब आया बात कि सर चौथा मेरा फोर्थ पैराग्राफ, बुक वाइज फोर्थ नहीं होगा, डिस्कशन वाइज मेरा फोर्थ है, वो है कंपोनेंट अकाउंटिंग। इंडेस 16 का सबसे खास बात कंपोनेंट अकाउंटिंग ही था। इंडेस 16 बोलता है कि अगर एक असेट का 4-5 अलग अलग सिग्निफिकेंट पार्ट्स है। सिग्निफिकेंट पार्ट को कैसे डिफाइन किया गया? बोला अगर इंडिविजुअल पार्ट का लाइफ और पैटर्न ऑफ कंजम्पशन डेप्रीसिएशन से रिलेटेड दोनों बातें हैं। लाइफ का डेप्रीसिएशन से ही तो मतलब है और पैटर्न ऑफ कंजम्पशन से ही तो डेप्रीसिएशन कैलकुलेट होता है। अगर मुन्ना बुक बाद में देखना, बुक तो देखने का मौका था तेरे पास अभी, हाँ अभी ध्यान से कल रिवीजन है ना, खाली सुनना है, मेरा बोर्ड देखते रहना है, अभी चेक करने का वक्त नहीं है। तो अगर इंडिविजुअल कंपोनेंट का लाइफ और पैटर्न ऑफ कंजम्पशन या दोनों में से कोई भी एक चीज अलग है एक दूसरे से, तो हम लोग ईच सिग्निफिकेंट पार्ट को एक एक कंपोनेंट बोलेंगे और फॉर डेप्रीसिएशन पर्पसेस ईच ऑफ द कंपोनेंट को अलग से डेप्रीसिएट करेंगे। इवन दो बैलेंस शीट में पूरी असेट को एक साथ दिखाएंगे, पूरे डेप्रीसिएशन को भी एक साथ पीएल में दिखाएंगे, पर हिसाब करने के लिए हम लोग कंपोनेंट का डिटेल अलग से रखेंगे। क्योंकि रिप्लेसमेंट अकाउंटिंग करने के लिए कल को मान लो 4 साल के बाद ये वाला पार्ट का रिप्लेसमेंट करना पड़ा, असेट और 25 साल चलेगी, लेकिन इसको रिप्लेस करना है। याद करो कल एक सम आया था, पुरानी वॉल को तोड़ के नया वॉल लगवाए थे, तो उसके लिए तो इस वाले कंपोनेंट का मेरे को कैरिंग अमाउंट चाहिएगा ना, WDV चाहिएगा ना, तो उसका हिसाब कहाँ है? उसका हिसाब रखने के लिए ही तो कंपोनेंट अकाउंटिंग का पैराग्राफ बनाया गया। तो बैलेंस शीट में असेट को एक रखिए, पीएल में डेप्रीसिएशन एक दीजिए, WDV एक बना दीजिए, पर आपके पास ऐसा डिटेल होना चाहिए, चाहे लेजर अकाउंटिंग में, चाहे कहीं पर भी, किसी भी जगह पर। इवन इंस्टीट्यूट नोट्स भी नहीं मांगता कि कंपोनेंट का नोट्स बना के दो, नहीं, शेड्यूल 3 नोट्स नहीं मांगता, इंडेस 16 नोट्स नहीं मांगता इसका कंपोनेंट्स का, नहीं तो बवाल हो जाए कितना कितना नोट्स देंगे। लेकिन हिसाब रखना पड़ता है। अब आया मेरा 5वां टॉपिक एंड दैट इज ऑन रिप्लेसमेंट पार्ट्स। क्योंकि रिप्लेसमेंट पार्ट आप नहीं पढ़ा सकते अगर कंपोनेंट आप नहीं पढ़ाए हो, इसलिए इसको पहले घुसाना पड़ा मुझे। अब मान लो मैं इस पार्ट को रिप्लेस कर दिया 4 साल बाद, तो मुझे 2 काम करना पड़ेगा। ये जो ऑलरेडी मेरे असेट में है उसको हटाओ और नया जो पार्ट मैंने लगाया उसमें जो मेरा खर्चा लगा उसको ऐड करो। इसलिए एक वर्ड यूज होता है डी रिकॉग्नाइज एंड रिकॉग्नाइज। तो जब भी हम कोई असेट का कोई भी पार्ट को रिप्लेस करेंगे और वो कंपोनेंट अकाउंटिंग का हिस्सा है या होना चाहिए था, भले तुमने हिस्सा नहीं बनाया लेकिन अगर उसको हिस्सा होना चाहिए था, तो आपको ये 2 काम करना पड़ेगा, डी रिकॉग्नाइज एंड रिकॉग्नाइज। एग्जिस्टिंग कैरिंग अमाउंट को डी रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, न्यू कॉस्ट को लिखना पड़ेगा। अब इसमें 2 बहुत सुंदर सुंदर बात इंडेस 16 में बोला गया है, और वो ये कि अगर कोई कंपनी बिगिनिंग से कंपोनेंट अकाउंटिंग नहीं करके रखा और आज 4 साल बाद उसको इस कंपोनेंट को रिप्लेस करना पड़ा, वो एक्सक्यूज नहीं ले सकता कि मेरे पास तो पुराना कंपोनेंट का कैरिंग अमाउंट नहीं है, हम कैसे हटाएंगे, हम नया ऐड कर देंगे, पुराना को कैसे हटाएंगे। इंडेस बोला नहीं सर, कुछ भी करो, रेट्रोस्पेक्टिवली रिकम्प्यूट करो,
पर हमको तो चाहिए। तो लोग बोले सर रेट्रोस्पेक्टिव रिकम्प्यूट का आइडिया दीजिए। तो उन्होंने बोला आप तो 5 साल पहले ये वाला एसेट खरीदे थे, तो 5 साल पहले का मार्केट से पता कर लो क्या दाम हुआ। आजकल तो इंटरनेट पे सब अवेलेबल है, पता कर लो 5 साल पहले इसका ओरिजिनल कॉस्ट क्या था, इसका डिप्रिशिएट दे दे के आज का कैरिंग अमाउंट मिल जाएगा, फिर डी रिकॉग्नाइज कर दो। कंपनी ने बोला कि सर अगर मान लीजिए वो भी नहीं पता चल रहा है तो से वी आर नॉट एबल टू फाइंड दैट आउट, तो उन्होंने बोला आज जो नया कॉस्ट इनकर किए हो, आज तो 4 साल गुजर गए, आज जो नया कॉस्ट इनकर किए हो ये अगर 4 साल पहले इनकर किए होते तो इन्फ्लेशन के हिसाब से कम लगा होता। बोलो हाँ। तो वहां से पीवी निकाल करके मान लो आज नया कॉस्ट तुमने इनकर किया 1,40,000 रुपया, इन्फ्लेशन का रेट है 8%, तो 4 साल पहले कितना खर्चा किए होते अगर आज 1,40,000 कर रहे हो, तो 1,40,000 डिवाइडेड बाई 1.08 टू द पावर 4 मान लो आया 96,000। ये 96,000 नया असेट का दाम है इस कंपोनेंट का 4 साल पुराना। अब इसको डिप्रिसिएशन दे दे के 4 साल के बाद क्या कैरिंग अमाउंट बचता है नहीं पता चल पाएगा, कर लो आगे बढ़ जाओ। मतलब किसी भी कीमत पे कोई मैनेजमेंट ये एक्सक्यूज नहीं ले सकता कि मेरे पास तो पुराना पार्ट का कैरिंग अमाउंट WDV नहीं है, किया हुआ नहीं है तो करो, नहीं समझे, और किसी भी तरह से करो, हमको तो चाहिए। ओके, अब आया अगला टॉपिक, दैट इज अगेन कंपोनेंट अकाउंटिंग का ही एक्सटेंशन है एंड वी कॉल इट मेजर इंस्पेक्शन। कुछ एसेट ऐसा होता है लाइफ थ्रेटनिंग होता है, एरोप्लेन, शिप, उनमें क्या होता है कि हर 5 साल, हर 4 साल, हर 10 साल में एक बार मेजर इंस्पेक्शन कराना पड़ता है। इवन जो नया नया असेट भी निकलता है ना, ये नॉट अप्लीकेबल नहीं है, नया असेट लिखा हुआ है, नया नया असेट भी कोई परचेज होता है ना, तो जो कंपनी बेचती है वो मेजर इंस्पेक्शन करा के ही बेचती है पहली बार में। तो वो मेजर इंस्पेक्शन का जो कॉस्ट है वो आपका एक कंपोनेंट माना जाता है। मतलब आपके असेट के अगर 5 कंपोनेंट है ABCD, तो एक E नाम का कंपोनेंट है जो इंस्पेक्शन कॉस्ट है, और ये पहला बार में भी रहता है, मतलब नया में भी रहता है, पहली बार वाले में, कि पहली बार भी एरोप्लेन उड़ेगा तो बिना इंस्पेक्शन के उड़ जाएगा क्या? नया बन गया तो सब ठीक है क्या? इंस्पेक्शन तो प्रॉपर होना चाहिए ना। तो ये भी एक कंपोनेंट की तरह काम करता है, और जब भी आपको दोबारा इंस्पेक्शन कराना है तो पुराना इंस्पेक्शन का जो WDV है, ये कंपोनेंट हो गया एक तरह का, उसको हटाओ और नया जो इंस्पेक्शन का खर्चा तुम्हारा लगा, जल्दी बोलो बेटा, उसको रिकॉग्नाइज करो। ओके, नाउ कम्स माय नेक्स्ट टॉपिक एंड दैट इज रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस। क्योंकि रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस से कोई रिप्लेसमेंट नहीं हो रहा, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस को आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करो।